हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम विश्वकर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन की आज शुरुआत होगी। देखिए दोस्तों, इसे मैकेनिकल के सेकंड सेमेस्टर के छात्र या छात्राएं पढ़ते हैं। जैसा कि हमने कल सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, उसमें से आज पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें देखिए टॉपिक्स हमने लिख दिया है। लगभग 11 टॉपिक है। दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको ये 11 टॉपिक्स हैं आपके। ये 11 टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला है यांत्रिकी, और दूसरा है अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, और तीसरा है यांत्रिकी की उपयोगिता, चौथा है यांत्रिकी का वर्गीकरण, पांचवा है सदिश एवं अदिश राशियाँ, और छठवां है बल, और सातवां है तनाव एवं संपीड़न, और आठवां है दृढ़ पिंड, नौवां है सुपरपोजिशन का सिद्धांत, और 10वां है बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, और 11वां है बलों के स्थानांतरणशीलग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। इसमें देखिए दोस्तों, ये 1 और 2 और ये तीनों आपसे साथ में पूछा जा सकता है। और इसमें देखिए दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये 10वां हो गया और ये हो गया आपका 11वां। तो इसको हम लोग गहन अध्ययन करेंगे इसका। तो ठीक है, आज हम लोग पहले फर्स्ट टॉपिक को पहले टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, जैसा ये है यांत्रिकी मैकेनिक्स। अब इसमें हम लोग देखेंगे मैकेनिक किसे कहते हैं। मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु पर लगने वाले बलों तथा उन बलों के प्रभाव का अध्ययन विराम या गति की अवस्था में उपस्थित दृढ़ पिंड पर किया जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इस पूरे सब्जेक्ट में हमें सिर्फ रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हमारा एक टॉपिक भी है रिजिड बॉडी, तो उसे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, इसे समझते हैं। जैसे ये हमारा कोई पिंड हो गया, अब इस पे हम जो फोर्स लगाएंगे उस फोर्स का अध्ययन करेंगे कि वो फोर्स कितना है, उसका मान कितना है, और उसके फोर्स के कारण इसमें क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसका भी अध्ययन करेंगे। तो इसे ये मैकेनिक्स के अंदर आता है। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। ये जो होता है इसी का संशोधित रूप होता है। और इसमें अप्लाइड मैकेनिक्स में देखिए क्या होता है। इसके अंतर्गत यांत्रिकी की सभी नियमों तथा सिद्धांतों का इंजीनियरिंग समस्याओं में अध्ययन करते हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे कोई पिंड हो गया, ये आपका कोई पिंड हो गया, तो इस पिंड पर जो भी फोर्स काम करेंगे तो उस फोर्स का कितना मान होगा और उसके कारण क्या प्रभाव पड़ेगा इस बॉडी पे, उसका अध्ययन करते हैं, तो मैकेनिक्स कहलाता है। अब इस पिंड पर जो भी फोर्स ये लग रहे हैं उसे मैकेनिक्स कहते हैं। और मैकेनिक्स के अंतर्गत सभी नियमों तथा सिद्धांतों का इंजीनियरिंग समस्याओं में अध्ययन करते हैं। मतलब जो भी हम लोग इंजीनियर हैं, तो हम लोग को कोई भी प्रोडक्ट या किसी का भी डिज़ाइन करना हो, तो उसमें जो उसके पार्ट्स होते हैं, फ्रेम होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें जो भी दिक्कतें आती हैं, समस्या आती हैं, उसमें इसके नियमों और सिद्धांतों का जब हम इसमें यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है अप्लाइड मैकेनिक्स। ये नियमों और सिद्धांतों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स। इसका हिंदी होता है यांत्रिकी की उपयोगिता। हमने टॉपिक में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, वहाँ आप देख सकते हैं यदि आपको कोई दिक्कत हो तो। अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ उपयोग होता है। पहला देखिए, मैकेनिक्स के सिद्धांतों का उपयोग इंजीनियरिंग की समस्याओं को हल करने में किया जाता है। जैसा कि हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के परिभाषा में ही देख लिए थे, तो ये एक तरह से अप्लाइड मैकेनिक्स का परिभाषा भी हो सकता है। तो जैसे दूसरा टॉपिक देखिए क्या है, तो
तो ये है यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग ढांचों की सामर्थ्य तथा मशीन डिजाइन में किया जाता है। और तीसरा है मशीनिंग पार्ट्स, फ्रेम तथा कैंचियाँ, ट्रस आदि में उत्पन्न होने वाले अज्ञात बलों को ज्ञात करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा है वायुयान पर लगने वाले, यहाँ बले, यहाँ अज्ञात बल हो जाएगा, अज्ञात बल। तो वायुयान पर लगने वाले अज्ञात बलों का अध्ययन करने में। और पांचवा है दृढ़ पिंड पर लगने वाले बाहरी बलों का अध्ययन करने में। अब इसमें दोस्तों तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जैसे हो गया ये आपका चौथा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। ये देखिए मज़ेदार चीज़ है। इसमें देखिए मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स को देखिए 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला ये है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा है आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसे मॉस भी कहते हैं, और इसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसे सोम भी कहते हैं। इन्हें 2 नाम से जाना जाता है। मॉस को मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं और इसमें जो होता है ये सिविल वाले पढ़ते हैं। इन दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, बस 1-2 चैप्टर सिविल वालों में बढ़ जाता है, बस ये डिफरेंस है। और तीसरा है फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके भी दोनों पढ़ते हैं, सिविल और मैकेनिकल वाले। और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को दोस्तों हम लोग यहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स, इसे अप्लाइड मैकेनिक्स भी हम कह सकते हैं। और देखिए दोस्तों इसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये स्टैटिक हो गया और एक हो गया डायनेमिक्स। और ये डायनेमिक्स को भी 2 भागों में बांटा गया है, काइनेमेटिक हो गया और ये हो गया आपका काइनेमेटिक, और ये हो गया काइनेटिक और ये हो गया काइनेमेटिक। अब दोस्तों इसको पारी से इसके बारे में समझेंगे हम लोग। अब देखिए टॉपिक अपना स्टैटिक, स्थैतिक। ये क्या होता है? यह मैकेनिक्स का वह भाग या शाखा होता है जिसमें बलों या बलों के प्रभावों का अध्ययन पिंड के विरामावस्था में किया जाता है। इसका मतलब है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो उस पर आप कोई भी फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स का तथा उस फोर्स के कारण जो भी प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन हम लोग स्टैटिक्स के अंदर करते हैं। ठीक है। अब दूसरा ये देखिए डायनेमिक्स है। अब डायनेमिक्स एकदम सेम इसी की तरह है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस ये है कि ये विरामावस्था में है और यहाँ पे हो जाएगा गति की अवस्था में, गति की अवस्था में। गति की अवस्था में बस इसमें यही है। यहाँ पर विराम की अवस्था में आपके पिंड पर जो भी फोर्स लग रहे थे उसका अध्ययन किया जाएगा, उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। और यहाँ पर यदि कोई पिंड आपकी गति की अवस्था में है तो उसमें आपका फोर्स का और फोर्स के कारण जो भी प्रभाव उत्पन्न हो रहा है उसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। जैसे ये कोई पिंड हो गया, बॉडी, इस पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो इस फोर्स के कारण जैसे मान लीजिए बॉडी यहाँ पे डिस्प्लेस हुई तो ये कितना डिस्प्लेस्ड हुई है और इस फोर्स का मान क्या है, तो इसका अध्ययन हम डायनेमिक्स में करते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जिसका हिंदी होता है शुद्ध गति। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें केवल गति होगा, केवल गति का अध्ययन किया जाएगा। जैसे देखिए शुद्ध गति मतलब शुद्ध गति एकदम, मतलब इसमें सिर्फ गति ही होगी, गति का अध्ययन बस किया जाएगा। जैसे इसमें डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, यह डायनेमिक्स का वह भाग है। देखिए हमने बताया था पीछे कि ये डायनेमिक्स का प्रकार होता है। तो यह डायनेमिक्स का वह भाग होता है जिसके अंतर्गत पिंड पर लगने वाले बलों का अध्ययन न करके केवल पिंड की गति का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपके पास ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे आप कोई फोर्स लगाओगे
तो ये बॉडी जो है आपका डिस्प्लेस्ड होगा, मोशन में आ जाएगा। तो इस दौरान इसमें तो देखिए जैसे ये काइनेटिक है तो इसमें फोर्स और मोशन दोनों को इंक्लूड किया गया है, लेकिन इसमें क्या होगा कि फोर्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, केवल मोशन का अध्ययन किया जाएगा। इसमें केवल मोशन का अध्ययन किया जाता है। काइनेमेटिक्स मतलब बल गतिकी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर शुद्ध गतिकी है, इसका मतलब केवल गति होगा। यहाँ पर बल गतिकी है मतलब बल भी होगा और गति भी होगा। जैसे फोर्स प्लस मोशन मतलब स्टडी ऑफ बोथ मतलब दोनों का अध्ययन किया जाता है, तो इसे काइनेटिक्स कहते हैं। ये डायनेमिक्स के ये दोनों प्रकार हैं, काइनेमेटिक और काइनेटिक। अब आगे हम लोग देखेंगे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। तो दोस्तों इसके बारे में हम ज़्यादा लिखे नहीं हैं क्योंकि ये पूछता नहीं है आपसे, तो थोड़ा सा डिफिनेशन बता देते हैं इसका। देखिए वेक्टर मतलब होता है सदिश, वेक्टर मतलब होता है सदिश, और स्केलर मतलब होता है अदिश। तो दोस्तों सदिश में देखिए सदिश का मतलब होता है, ये स का मतलब होता है सहित और दिश का मतलब होता है दिशा। तो वेक्टर का मतलब होता है दिशा सहित, मतलब इसमें दिशा होता है। और इसमें देखिए जैसे ये हो गया दिशा, और इसमें होता है परिणाम, परिणाम या परिमाण कहिए, परिमाण। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसे बताने के लिए दिशा तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। और स्केलर क्या होता है, स्केलर जस्ट इसी का उल्टा होता है। इसमें जो होता है दिशा जो होता है आपका वो नहीं होता है, और परिणाम ये परिमाण होता है। तो दोस्तों लाइटिंग से आपको थोड़ी दिक्कत हो रहेगी, कोई बात नहीं, हो जाएगा एडजस्ट। तो ये आपको समझ में आया कि सदिश मतलब जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, ये नहीं होगा, जिसमें दिशा भी हो परिमाण भी हो तो उसे सदिश कहते हैं, और जिसमें दिशा ना हो और परिमाण हो उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, यह आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और छठवां टॉपिक देखेंगे हम लोग फोर्स किसे कहते हैं, किसी भी पिंड पर कार्य करने वाला वह कारक जो पिंड की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है बल कहलाता है। इसे लोड भी कहते हैं। अब हम लोग देखिए इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग को अधिकतम फोर्स की जगह लोड ही देखना पड़ेगा, तो इसे फोर्स कहते हैं। और लोड देखिए इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, जैसे ये कोई बॉडी हो गई तो इस बॉडी पर जब हम कोई भी वाय कारक लगाएंगे, कोई भी एफर्ट लगा रहे हैं मतलब एफर्ट लगाएंगे, तो इस बॉडी में इस बॉडी को ये एफर्ट इस बॉडी को डिस्प्लेस करता है या करने का प्रयास करता है, तो इसी एफर्ट को हम सब बोल देते हैं फोर्स। और इसे इंजीनियरिंग लैंग्वेज में हम लोग लोड कहते हैं, और इसका यूनिट होता है न्यूटन। इसे दोनों कह सकते हैं, फोर्स भी कह सकते हैं, लोड भी कह सकते हैं। अभी इंजीनियर हैं तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि कुछ भी बदल देंगे, लेकिन हम लोग के इंजीनियरिंग लैंग्वेज में इसे लोड ही कहते हैं। और ये सातवां देखेंगे हम लोग रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी वह बॉडी होती है जिन पर बाह्य बल लगाने पर उनके आकार या आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रिजिड बॉडी कहलाता है। रिजिड बॉडी के कणों पार्टिकल्स के बीच रिलेटिव मोशन नहीं होता है। अब देखिए लगभग हम कह सकते हैं कि जो भी ठोस वस्तुएं हैं वो लगभग एक सीमा तक रिजिड बॉडी होते हैं, ये बल के आधार पे होता है। वैसे तो इस संसार में कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो रिजिड हो, क्योंकि वो एक निश्चित समय के बाद वो टूट ही जाएगी। तो इसमें हम जैसा कि हमें पता है दोस्तों कि कोई भी बॉडी हो तो वो बॉडी जो होती है वो किसी न किसी कण से मिल के बनी होती है, वो एक दूसरे को बॉन्डिंग में बनी होती है।
तो जैसा कि हम इसमें चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं आपको, देखिए चित्र के माध्यम से, जैसे ये कोई बॉडी हो गई, बल लगाने की पहले की स्थिति है ये देखिए, ये एक पार्टिकल्स हो गया, ये दूसरा पार्टिकल्स हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी d है, ठीक है। अब फोर्स लगाने के बाद इन दोनों की दूरी जो होती है वो d डैश हो जाती है, d डैश हो जाती है। यदि d ये और d डैश ये दोनों सेम होंगे तो आपकी बॉडी क्या होगी, रिजिड बॉडी होगी। इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब आपके मॉलिक्यूल्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तो आपकी बॉडी एकदम सेम, मतलब जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में रहेगी। लेकिन जैसे आपके मॉलिक्यूल्स में परिवर्तन हो जाता है, वो किसी न किसी आकार को ग्रहण कर लेता है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे या तो वो चपटी हो सकती है, या तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, कैसे भी हो सकती है, वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसी बॉडी जिसे पर बल लगाने के कारण उसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सबको समझ में, जितना मैंने आज पढ़ाया है समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, हम उसे आपको दूसरे लेक्चर में या कोई दूसरे वीडियो में आपको समझा देंगे। तो दोस्तों, थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है तो आप लोग समझिए, हम कुछ दिनों में उसका इंतज़ाम कर लेंगे। तो अभी दोस्तों आज के लिए इतना ही, और समझ में आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।